you as a introduce yourself? So basically, I belong to a place called Prayagraj. I did my graduation there and I did a diploma from IERT Allahabad. I started my career in one of the leading FMCG company. I worked in industry for about 29 plus years, in which I worked in Dabur, Coca-Cola, PepsiCo, Frito-Lay, GSK, Imami, etc. आपको लगता है क्या MBA 2 दिन 5 दिन या 10 दिन में हो सकता है? अगर एक बच्चा पैदा होने में 9 महीने का टाइम लगता है तो 9 महीने का टाइम लगेगा। अगर एक MBA करने में 2 साल का टाइम लगता है तो लगेगा। कोई अगर बोले नहीं मेरे को बच्चा 3 महीने में पैदा करके तो नहीं हो सकता, और अगर होगा तो एबनॉर्मल होगा। MBA और PGDM के लिए कॉलेज सिलेक्शन किस तरीके से करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, कैट क्लियर करिए, लीडिंग IIMs में जाइए, सेकेंड ग्रेड इंस्टीट्यूट से उसमें एडमिशन लीजिए। जो आपके पास में बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल है उनको एक्सप्लोर करिए। मान लीजिए आपका ही MBA में एडमिशन होना है, ठीक है, मुझे टॉप 5 कॉलेज की लिस्ट बताइए जो आपके प्रायोरिटी होंगे कि मुझे ये कॉलेज मिल जाए तभी मैं MBA करूंगा। अगर मेरे अंदर कैपेबिलिटी होगा तो IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर, IIM कोलकाता, IIM इंदौर एंड 5वां मेरा कॉलेज जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। आई कैन नॉट सेलेक्ट यू। अगर मैं आपको 1 करोड़ का पैकेज ऑफर कर रहा हूँ तो मैं आपको खाली 5 मिनट के डिस्कशन पे नहीं कर सकता। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि मैं अभी इस उम्र में PhD परस्यू कर रहा हूँ, तो इसलिए किस स्ट्रीम से क्या आप रिसर्च? मेरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट ही है। सप्लाई चेन पर मेरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्ट्रीम से। एंड फ्रॉम वेयर? इट इज वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटी इन नोएडा ओनली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे MBA और PGDM के बारे में। जब भी आज के टाइम में स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो उनके दिमाग में थॉट आता है कि मैं PG के लिए किस कोर्स में जाऊं, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, और हाई पेइंग स्केल जॉब आपको MBA करके मिलेगी या PGDM करके मिलेगी। MBA करनी है तो किस स्ट्रीम से करनी है, PGDM करनी है तो किस स्ट्रीम से करनी है, एंड वो कौन से नए प्लेटफॉर्म है, नई कंपनीज हैं, नए इराज हैं जो आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं कि आप इनसे PG करके आओ। और PG करना भी है या नहीं करना, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट में। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मिथ रहते हैं कि मैंने PG कर लिया तो मेरा कितने % हाइक हो जाएगा। कुछ लोग लेट PG करते हैं, कुछ लोग BTech कर लेते हैं तो वो MTech के बारे कुछ तरफ जाते हैं, कुछ लोग BTech के साथ MBA और PGDM की तरफ जाते हैं। तो बहुत सारा लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है। तो आज इसी मिथ को, इसी कंफ्यूजन को बस्ट करने के लिए हमने पूरा पॉडकास्ट प्लान किया है। तो आज हमारे साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुधांशु कुमार सर हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हो आप? ऑल गुड। तो सुधांशु सर आपको बताएंगे कि आज के टाइम में आपको क्या करना जरूरी है और क्या नहीं करना है, और वो कौन सी बड़ी 5 मिस्टेक्स हैं जो आपको अपने PG करते टाइम या प्लान करते टाइम तो नहीं करनी है। यूनिवर्सिटी कहाँ से चूज करनी है, कॉलेज कहाँ से चूज करना है, किस तरीके से चूज करना है, मेरिट में कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है। हम यहाँ पर आपकी बेसिक से लेके एडवांस तक एक एक चीज को कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सर पहले तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू यू एज ए इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कि लोग समझें कि हम आपके साथ इस पॉडकास्ट को कर रहे हैं तो हमारी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, और हु द सुधांशु कुमार सर। Okay. So basically, I belong to a place called Prayagraj, and I did my graduation there. I born and brought up there, and then I did my graduation there, and then I did a diploma from IERT Allahabad. After that, I started my career in one of the leading FMCG company. I worked in industry for about 29 plus years, in which I worked in Dabur, Coca-Cola, PepsiCo, Frito-Lay, GSK, Imami, etc. So all these companies I worked with. In 22 onwards, I started forming my own consulting company. Okay. And in 23, I left the job and I started on a full-fledged basis the consulting assignments. ठीक है। Now, this journey continues for about a year's time, where I did a couple of projects with leading organizations like Merino Industries, True Power, and many other companies. After that, in 24, I got an opportunity to be associated with one of the leading management institute as a professor of practice. And there I worked for about a year's time. And then I joined a very leading organization. And now I'm associated there. I'm working for them as a director. Okay. Yeah. So what are the main challenges that you faces in your career? See, lot of things, because जब हम लोगों ने अपना कैरियर शुरू किया था उस समय पे की अगर मैं बात करूं
मैनेजमेंट की पढ़ाई बहुत अपने शुरुआती दौर में थी। उस समय जो MBA की पढ़ाई है या मैनेजमेंट की पढ़ाई है वो चालू हो रही थी, शुरू हो रही थी। लोगों का इंक्लिनेशन उस तरफ नहीं था, और हमारी जनरेशन के बाद से धीरे धीरे करके मैनेजमेंट की तरफ लोगों का इंक्लिनेशन होना और बढ़ना शुरू हुआ। मेरे पास में जब ग्रेजुएशन कर लिया था और उसके बाद कोई नौकरी का ऑप्शन नहीं मिल रहा था, उस समय पर मैनेजमेंट का एक कोर्स कुछ निकला था, IRT में पब्लिश हुआ था, तो उसमें अप्लाई करा, एंड देन फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड परसुइंग 2 years डिप्लोमा कोर्स फ्रॉम देयर इटसेल्फ। तो आज के टाइम में आपको लगता है कि MBA और PGDM करना चाहिए या फिर PG करना चाहिए? इज इट इम्पोर्टेंट? ब्रॉडली अगर मैं बात करूं तो तकरीबन टोटल जो पॉपुलेशन साइज है स्टूडेंट्स का, उसका तकरीबन 11% बच्चे ही केवल PG कर पाते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, अब आपको किस साइड में रहना है वो आपको डिसाइड करना है, वेदर यू वांट टू बी रिमेनिंग 89% ऑफ द साइड और यू वांट टू बी इन दैट 11% जोन। पहली बात। दूसरा ये कि इसमें PG का एडवांटेज आपको हो सकता है कि इन द बिगिनिंग ऑफ योर कैरियर शायद नहीं मिले एकदम से, बट एज यू ग्रो इन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, आपका कैरियर स्पैन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो एक डिफरेंशिएशन आना शुरू हो जाता है, स्पेशली व्हेन यू आर स्विचिंग द जॉब फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर। जब फिल्टरिंग क्राइटेरिया में जब लोग इवैल्यूएट करते हैं आपको, तो वो ये देखते हैं कि आपने क्या क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशंस या क्रेडेंशियल्स आपके रहे हैं, और उस समय पे अगर आपने PG किया है तो वो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज होता है। एंड डेफिनेटली व्हाटएवर द नॉलेज यू आर गेनिंग ड्यूरिंग द कोर्स वो एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है? सीरियसली दे वांट PG? अगर मैं मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो यस डेफिनेटली, क्योंकि अगर कोई बच्चा BBA करके आ रहा है, फिर वो 5 साल आगे काम करेगा, फिर व्हाटएवर द नॉलेज स्किल सेट द पर्सन विल डेवलप। MBA वाला बच्चा वो 2 साल में अपनी पढ़ाई लिखाई और बाकी इंडस्ट्री एक्सपोजर के थ्रू वो डिटेलिंग लेके जाएगा इंडस्ट्री में, और इसलिए वो हमेशा 3-4 साल ही और शी विल ऑलवेज बी अहेड ऑफ those set of students who have started their career after the graduation. What is the major difference between MBA and the PGDM? अगर मैं बात करूं in general context, PGDM is more based on the skill development, more on giving the exposure of industries to the students. It's a trimester based course where in 1 year there are 3 trimesters. So in 2 years course there are 6 trimesters are there. In MBA there are basically a semester system works where only 4 semesters are there in the entire course. However, the curriculum more or less are same. PGDM is more inclined towards giving the exposure towards industry side. Now coming to the institute where I am working right now, it's an industry led program. I mean, the faculty who is basically teaching in my organization is basically they all are coming from the industry background. Okay. If not all, at least most of them. Done. So like people like me who have come spent 29 years, there are a couple of faculties who have spent 30 years, some have spent 15 years, and they come and they transform their career from industry professional to an academia side. सो उस वजह से जो वो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, एक्सपोजर और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो जब पढ़ाते समय बच्चों को देते हैं, इट इज मोर ऑन अ केस बेस्ड स्टडी रादर देन अ थ्योरेटिकल knowledge transfer sessions. So that is how it works. So यहाँ 2 क्वेश्चन है that you left your industry. Although you have a 29 of year experience, और मैं ये नहीं कह सकता कि आपने इंडस्ट्री लेफ्ट कर दी, अब मैं कह सकता हूँ कि आप अपनी एक्सपर्टीज लोगों को सिखा रहे हो। So, आपको लगा कि मैं इंडस्ट्री को छोड़ के एकेडमिक्स में आऊं और लोगों को अपनी एक्सपर्टीज सिखाऊं, अपने एक्सपीरियंस उनको दूं, इज इट मोर इम्पोर्टेंट, या मैं वापस इंडस्ट्री में जाके जो चीजें अभी भी लैक ऑफ हैं उनको बेटर करूं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ध्रुव। इसका अगर मैं 2 तरीके से आंसर करना चाहूंगा जी। जब मैं CTC पार्ट देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे इंडस्ट्री में होना चाहिए था, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन पार्ट है वो अगर जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है मैंने जो ये सर्विस चूज करी है, आई वुड नॉट से दैट इट इज अ प्रोफेशन, आई विल से दैट इट इज अ सर्विस टू द सोसाइटी एंड टू द नेशन। सो ये मैंने किया, इसमें पैसे बहुत कम है बट सेटिस्फेक्शन लेवल इज वेरी हाई, राइट। और कई बार क्या होता है कि अगर आपको
आप लाइफ के जब उस दौर में होते हैं जहां पर आपके लिए आपको ये चूज करना पड़ता है बिटवीन मनी एंड सेटिस्फेक्शन, आई हैव चोजन द सेटिस्फेक्शन. That is something which is more important for me. And whatever I have learned so far, supposingly, see, the kind of age I am in, 5, 10, 15, 20 सालों के का लाइफ स्पैन होगा. So whatever I have learned, if once I'll die, it will go away. और अगर ये मैं नॉलेज ट्रांसफर कर पाता हूँ आगे बच्चों में, तो शायद उनके लिए एक बेहतर शुरुआत करने का मौका होगा. So what is the biggest learning from the industry, those who are planning for MBA and the PGDM in your early stage? सबसे पहली चीज है कि इंडस्ट्री हमको ये सिखाती है कि आपको अपने काम को या अपने KPIs को डिलीवर करने के लिए डिसिप्लिन्ड अप्रोच का होना बहुत जरूरी है. Exactly. ठीक है. हम जब एकेडमिया में जब आते हैं और ये चीजें हम बच्चों को बताते हैं, तो क्योंकि बच्चों का जो माइंडसेट होता है बड़ा ओपन एंडेड होता है, उनको ये नहीं पता होता कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे खत्म करना है, और उस वजह से मतलब उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, है ना, कि कभी लगता है ये वाला ऑप्शन बहुत अच्छा है, कभी लगता है दूसरा ऑप्शन बहुत अच्छा है. सो आप जब उसको उनकी जो एनर्जी है उसको अगर राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करेंगे विद द सेट ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव ऑलरेडी अटेन्ड. I mean not me only, but all my faculty group or all such kind of people, those who have gone through with this journey, उन्होंने फेलियर्स देखे हैं, उन्होंने अगर कोई एक्शन है और उसके ऊपर कोई डिसीजन लिया तो उनको मालूम है either they will succeed or they will learn. Done. So if they are failing and they are learning from them, at least जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको वो सिचुएशन बता दें कि इस सिचुएशन में मैंने ये किया है, दैट वाज नॉट वेंट वेल. अब अगर आपको डिसाइड करना तो आप अपने हिसाब से तैयार करके जाइए कि आपको क्या डिसाइड करना है. स्टिल इफ यू चूज द पाथ व्हिच आई हैव चोजन अर्लियर, एटलीस्ट वो बच्चे फिर वेल प्रिपेयर्ड होके जाएंगे, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे. तो वो ये जो नॉलेज ट्रांसफर है दैट हेल्प्स बेसिकली. एक स्टूडेंट को जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, MBA और PGDM का एडमिशन लेने का जो डिसीजन है वो कब लेना चाहिए? मेरे ख्याल से जब वो ग्रेजुएशन शुरू कर रहा है उस समय से उसको अपना माइंड मेकअप करना शुरू कर देना चाहिए कि उसको अपने कैरियर में किस डायरेक्शन में जाना है. ठीक. और उसके अकॉर्डिंगली रादर आई वुड से कि जब वो 12th में होता तभी उसको अपना डायरेक्शन डिसाइड कर लेना चाहिए. अगर मान लीजिए बच्चे ने PCM कर रहा है और उसका फोकस है इंजीनियरिंग साइड में जाने का, उसके हिसाब से तैयारी करके और उस डायरेक्शन में जाना चाहिए. अगर बच्चे का इंक्लिनेशन टुवर्ड्स मेडिकल साइड है तो वो MBBS साइड में बायोलॉजी वगैरह लेके जा सकता है. इसी तरीके से आजकल बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस आए हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पे ही आपको ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं. तो आप सब्जेक्ट्स चूज करके या अपना एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन चूज करके आप उस फील्ड से ग्रेजुएशन करना शुरू करिए. ठीक है. बट जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उस समय आपको उस इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा और उसके बारे में आपको अपनी रिसर्च चालू करनी पड़ेगी. उस इंडस्ट्री में जुड़े हुए लोगों के साथ में आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट बिल्ड करना पड़ेगा. और वंस यू क्रॉस द ग्रेजुएशन लेवल, आप PG पहले करिए और उसके बाद में देन यू स्टार्ट योर कैरियर जर्नी. ओके. तो लेकिन यहाँ फिर कंफ्यूजन रहता है कि MBA करूं या PGDM करूं, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? Decision of doing MBA or PGDM will purely depend on lot of circumstances, right? बच्चे का इंटरेस्ट किस साइड में है. PGDM is a very rigorous and very disciplined approach kind of course where a student have to spend around 14 to 16 hours a day, है ना, on during their learning process. उसमें खाली क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं है, उसमें मतलब उनको बहुत सारे इवेंट्स हैं और ये सारी चीजें जिसमें वो दे ड्राइव एंड दे मैनेज एवरीथिंग थ्रू स्टूडेंट्स ओनली. जब आप MBA कर रहे होते हैं, MBA गिव्स यू मोर such kind of exposure where you get to know the industry from a very closer side. मैं अगर नॉर्मल MBAs की बात करूं जो अदर देन माई इंस्टीट्यूट, दे आर बेसिकली प्योरली ऑन थ्योरी साइड. थ्योरी साइड इज मोर हेवी देन द प्रैक्टिकल एक्सपोजर. Having said that, the My Institute who basically delivers the MBA courses, but it is more industry oriented courses. Done. तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे यहाँ पर जो फैकल्टीज है वो ऑलरेडी इंडस्ट्री से आ रही हैं, तो वो इंडस्ट्री एक्सपोजर अपने साथ में कैरी कर रही है. उसके अलावा लॉट ऑफ एंगेजमेंट्स आर देयर जहां पर हम बच्चों के साथ में बच्चों को इंडस्ट्री के लोगों से कनेक्ट करते हैं सो दैट दे कैन कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड द प्रैक्टिसेस व्हाट इज अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस. बट यहाँ एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब बच्चा कॉलेज में जाता है
तो उसके थॉट्स अलग होते हैं कि मैं एमबीए में ये पढ़ूंगा, ये चीजें सीखूंगा, ये चीजें सीखूंगा, लेकिन चीजें नहीं होती हैं। ऑब्वियस है कि स्टूडेंट को नहीं पता कि क्या सीखना है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप इस पर क्या गाइडेंस देना चाहोगे कि आप इन चीजों पर ज्यादा फोकस करो रेदर देन ऑफ इट कि आप इन चीजों पर फोकस कर रहे हो? जब भी कोई स्पेशलाइजेशन इस तरीके का अगर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में कोई भी बच्चा जाता तो उसको क्लैरिटी जिस दिन वो एडमिशन ले रहा है उस दिन ही अपने थॉट प्रोसेस में क्लियर होना चाहिए कि उसको किस स्पेशलाइजेशन के साथ में जाना है। ठीक, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पुराने असाइनमेंट के दौरान मैं ऐसे बहुत से बच्चे मेरे पास आए हैं जहां पर उनको ये नहीं मालूम था कि उन्हें स्पेशलाइजेशन क्या चूज करना है, और दे वर वेरी कंप्लीटली ब्लैंक ऑन दिस। और जनरली बच्चे क्या होता है वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत सारे लोगों के साथ में कि उनके सबसे पहला जो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर आता है कि उनके जो क्लोज बैचमेट्स हैं वो क्या स्पेशलाइजेशन ले रहे हैं, या उनकी फैमिली में उनके घर में अगर कोई सक्सेसफुल आदमी है तो उसका स्पेशलाइजेशन क्या था, या अपनी सोसाइटी में अपने नियर डियर वंस में अगर किसी को अगर वो देखते हैं कि वो किस स्पेशलाइजेशन को लेके आगे उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था और कहाँ पर वो पहुंचे हैं, रादर देन आई मीन ठीक है आपको इन सब चीजों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, और जिस समय भी आप डिसाइड कर रहे हो पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा द काइंड ऑफ पर्सन यू आर। अगर आप अपनी कैपेबिलिटीज को, स्किल सेट को नहीं पहचान पा रहे हो और उसके बाद में आप कोई गलत स्पेशलाइजेशन चूज करोगे देन प्रोबेबली आपका, क्योंकि ये स्पेशलाइजेशन आपके साथ में अगले 35 साल तक रहने वाला है। आप 22-23 साल में निकलोगे, 60 साल तक नौकरी करोगे, तो ये इस स्पेशलाइजेशन के साथ में आप 60 साल तक जाने वाले हो। तो क्या ये स्पेशलाइजेशन मतलब सही स्पेशलाइजेशन है या नहीं है वो आप देख लीजिए, सर्कमस्टांसेस इवैल्यूएट कर लीजिए, आप अपने आप को इवैल्यूएट कर लीजिए, और आप उस फील्ड में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते उसको देख लीजिए। So, have you any consulting और काउंसलिंग प्रोग्राम के जहां बच्चे आपसे समझ सकें कि सर मैं किस स्पेशलाइजेशन में जाऊं और क्या नहीं चूज करूं? मैं अभी जिस जगह पर हूं वो बहुत ही फोकस्ड एक स्पेशलाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ विच इज सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का कोर्स है। बट जब मेरा प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन था वहां पर डेफिनेटली बच्चे आते थे, दे डिस्कस, और उसके हिसाब से फिर हम उनको गाइडिंग एंड मेंटरिंग करते थे उनकी, और उनको ये बताने की कोशिश करते थे उनके लिए क्या बेस्ट होगा। बट हैविंग सेड दैट हम उनको सिनेरियोस समझा देते थे, डिसीजन बच्चे को लेना होता था। कभी भी ये इम्पोज नहीं करते थे कि बेटा ये स्पेशलाइजेशन ही तुमको लेना है। कोई भी स्पेशलाइजेशन अगर आप लोगे इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव में किसके क्या प्लस माइनस है वो आपको समझा देंगे, और उसके बाद में आपको क्या स्पेशलाइजेशन चूज करना, दैट इज समथिंग व्हिच यू हैव टू डिसाइड। एक और क्वेश्चन आता है, स्पेशलाइजेशन चूज करने के लिए लोग ये देखते हैं कि सीटीसी किस में ज्यादा, सैलरी किस में ज्यादा मिलेगी। तो आपके अकॉर्डिंग किस ग्रेड्स में या किस स्पेशलाइजेशन में जो है सैलरी ज्यादा होती है? मैं आपको ऐसे कहता हूँ कि मान लीजिए मैं जिस तरीके का द काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग आई एम, द पर्सन आई एम, मैं शायद सेल्स मार्केटिंग में उतना ज्यादा अच्छा एक्सेल नहीं कर पाऊंगा। बिसाइड्स अगर मैं कंपेयर करूं कि मेरा जो फंक्शन रहा है, स्पेशलाइजेशन रहा लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अगर इनिशियल कंपैरिजन करूंगा मेरा सीटीसी कम था सेल्स एंड मार्केटिंग के लोगों के साथ में। यहाँ पर कंसिस्टेंटली ग्रोथ होती है, ठीक है, और मार्केटिंग सेल्स में क्या बड़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। बट इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस होता है कि आपको हर दिन टारगेट अचीव करना पड़ता है। अगर आपने 2 या 3 टारगेट मिस किए, कोई भी कैरियर है ना, अगर जितना तेजी से ऊपर जाता है उतना ही तेजी से नीचे भी आता है। तो अगर आपने 2-3 दिन टारगेट, अगर 2-3 बार टारगेट, 2-3 साइकिल्स में अगर टारगेट मिस किया, तो उसके बाद कंपनी हो सकता है कि आपको सोचे कि कहीं इसको या तो मतलब बाहर करने के बारे में सोचे, या हो सकता है कि आपकी रेटिंग कम हो जाए या कुछ इस तरीके का चीज है। हाउएवर जिस तरीके के ऑपरेशंस में मैं हूं यहाँ पर कंसिस्टेंट है, आपको ओवरऑल पैकेज के तौर पे देखा जाता है जब इवैल्यूएशन किया जाता है। इट इज नॉट अबाउट कि अगर आपने 1 या 2 केपीआईज अगर आपने मिस भी कर दिया, बट आपका ओवरऑल अप्रोच सही है, आपके इंटेंट सही है, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज कि नहीं, इसको मतलब खाली उन 2 गलतियों के ऊपर इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर सेल्स मार्केटिंग में अगर आपने नंबर्स मिस कर दिया, चांसेस आर वेरी हाई दैट। एंड ग्रेजुएशन की जो परसेंटेज होती है उसका क्या रोल और वेटेज होता है जब आप पीजी करने जाते हो? देखिए, इसका अगर मैं बात करूं, इसको मैं 2 पर्सपेक्टिव में देखना चाहूंगा। पहला कि किसी भी बच्चे को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है कि अगर आपके नंबर कम आए तो आप आगे कैरियर में कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है।
सो 50-60% वाले लोग भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत एक्सेल करते हैं, और ऐसे भी हैं जो 90% प्लस वाले लोग हैं वो फेल करते हैं। तो नंबर्स आपको जो आपको 10th-12th में मिले हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सी जगहों पर क्या होता है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है। से अगर उन्होंने कहा कि मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में, और आपने मान लीजिए किसी एक साल में या एक कोर्स में आपका 58% रह गया, सो आपका जो क्वालिफाइंग है वो उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आप फिर क्वालिफाई नहीं कर पाते। है ना, तो इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस है। अदरवाइज अगर मैं आपके अपने डिलीवरेबल्स के बारे में बात करूं, आप कितनी जल्दी सिस्टम में अडॉप्ट करते हैं, कितनी जल्दी सीखते हैं, कितना जल्दी अपना स्किल सेट आप डेवलप करते हैं, कितना अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं, आपकी इंटरपर्सनल स्किल कितनी अच्छी है, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक कंप्लीट पैकेज के तौर पर, प्रोफेशनल के तौर पर किस तरीके से बन के सामने आते हैं। बट अगर आप एक कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, बट क्या होता है कोई भी आदमी अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में 3-5-7 साल काम करता है, उसके मन में बेचैनी होने लगती है, यार अब मैं दूसरी जगह नौकरी ढूंढना शुरू करूं, और वहां पर जाने के बाद पता चला कि नहीं, उन्होंने एक बेंचमार्क लगा रखा कि नहीं मिनिमम 60% क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, तो आप वहां पर सक्सीड नहीं कर पाओगे। सर एक मतलब आउट ऑफ द बॉक्स आके क्वेश्चन है, रेफरेंस और कनेक्शन की क्या वैल्यू होती है जब बच्चा जॉब सर्च कर रहा होता है? इट इज ऑल अबाउट द नेटवर्किंग, राइट। और शायद कैरियर के शुरुआती दौर में आपको उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे आपका कैरियर आगे बढ़ेगा वहां पर आपके लिए नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेटवर्किंग तभी 2-3 चीजों से आती है। एक, आप यू शुड बी गुड इन कम्युनिकेशन, यू शुड बी अ ग्रेट परफॉर्मर, क्योंकि अगर आप में परफॉर्मेंस नहीं है, आपका नेटवर्क कभी भी स्ट्रांग नहीं बन सकता। मैं अगर काम कर रहा हूं और मैंने नीचे एक सबऑर्डिनेट है जो काम कर रहा है, और ही और शी इज कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग हिज और हर KPIs, definitely we will have a good rapport. What is a KPI? You have used that word around 3 or 4 times. Yeah, so KPI is about key performance indicator. Okay. So अगर मुझे किसी की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना है तो मैं उसके टारगेट्स के लिए टारगेट सेट कर देता हूँ। से फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी फील्ड से बताता हूँ कि अगर किसी वेंडर की परफॉर्मेंस मुझे अगर इवेलुएट करनी है तो उसका एक KPI होता है OTIF, विच मीन्स ऑन टाइम इन फुल। सो अगर मैंने किसी वेंडर को बोला कि आप मेरे को 5 जुलाई को मुझे 10,000 kg माल डिलीवर करिए, अब मैंने उसमें जो फॉर्मूला लगेगा कैलकुलेट करने का, उसमें एक कंपोनेंट टाइम का है और दूसरा डिलीवरी का है। टाइम में मैंने ±1 डे किया और क्वांटिटी मैंने ±10% किया। तो अगर मैंने 5 तारीख बोली है तो 4 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में अगर उसने मेरे को डिलीवर किया तो मैं उसको बोलूंगा उसका स्कोर 1 हो गया, 1 out of 1। ठीक है। अगर मैं डिलीवरी के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा, अगर उसका 10,000 kg है और उसमें ±10% अगर आ रहा है, सो 9,000 से 11,000 kg के बीच में अगर उसने डिलीवर किया तो उसका भी कंपोनेंट 1 हो जाएगा। ओके। सो इन दोनों का 1 + 1 करके निकालेंगे 2 डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज 2 कंपोनेंट्स हैं, तो उसका एवरेज 1 हो गया, दैट मल्टीप्लाइड बाई 100, इट इज 100%। ओके। और जितने भी लाइन आइटम्स उसने डिलीवर करे हैं वेंडर आइटम कॉम्बिनेशन में पूरे मंथ में, उसका टोटल करके उसका एवरेज निकाल के उसकी परफॉर्मेंस कैलकुलेट की जाती है। अच्छा, आज के टाइम में देखिए AI आ गया ऑलरेडी, ठीक है। अब बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि AI आ गया है, क्या जब हम MBA कर रहे होंगे तो क्या वहाँ AI से हमें कुछ हेल्प मिलेगी, या AI से कोई स्किल जो हमें बहुत ज़रूरी है सीखना, या कोई ऐसा टूल है या कोई ऐसा ऑटोमेशन टूल है जिसकी इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है। तो AI के बारे में आप मुझे एकदम कंप्लीट बताएं कि सीखना है, नहीं सीखना, सीखना है तो किस लेवल पर सीखना है। अगर मैं AI के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो AI को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि फंक्शनल एक्सपर्टीज क्या है। आप जिस भी डोमेन में पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। आप उसके बेसिक आपके जो डिलीवरेबल्स हैं वो आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे कैसे उस काम को करना है, एग्जीक्यूट करना है, उस काम को करके क्या आउटकम्स आने वाले हैं। यू शुड हैव एबिलिटी टू मीट अगेन द KPI वर्ड आई एम यूजिंग, कि आप में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप KPI मीट कर सको। ठीक है। अब आते हैं AI साइड में। AI जब आता है उसमें क्या है, हम सिस्टम ऑटोमेशन की बात करते हैं। सिस्टम ऑटोमेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? हम किसी भी काम को जो पहले 3 दिन में होता था मैं उसको 2 घंटे में करना चाहता हूँ। ओके। तो AI वहां पर मुझे सपोर्ट करता है, सो विच बेसिकली इंक्रीजेस द एफिशिएंसी। अब AI आने से अगर कोई भी मैं सिस्टम की अगर बात करूंगा उसमें 3 तरीके के रोल होते हैं। एक होता है डेवलपर का रोल होता है जो वो प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है। सेकेंड वो होता है जो टेक्निकल साइड थोड़ा स्ट्रांग होता है इनका,
और ये लोग बेसिकली इंटरेक्ट करते हैं विद द फंक्शनल टीम एंड द डेवलपर टीम, डेवलपिंग टीम। ये दे आर काइंड ऑफ मीडिएटर और एक पूरी फंक्शनल टीम होती है। अब आपको जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो अपनी सिस्टम में, है ना, कोई ईआरपी है या किसी और तरीके का भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, आपको एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में उनको समझाना आना चाहिए कि आपको व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, और उसके लिए आपका एआई का समझना जरूरी है। ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि एआई समझने के लिए लोग ये मान के चलते हैं कि नहीं, मेरे को कोडिंग आनी चाहिए, मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलप करना आना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली मेरे को स्ट्रांग होने की जरूरत है। अगर है बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं, अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है, आप ये मान के चलिए कि आपके फंक्शनल नॉलेज को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। फर्स्ट यू हैव टू बिकम very strong in your functional deliverables, functional understanding, and then you take the help of the KPI, build the capability of AI and other tools so that आप उसको integrate करिए और फिर एक अच्छे सक्सेसफुल प्रोफेशनल के तौर पे आप आगे जाइए। So आप MBA को किस तरीके से देखते हैं? Is it a course for skill development और personality development? ये किस तरफ जाता है? MBA किसी भी स्टूडेंट को एक कंप्लीट पैकेज के तौर पे तैयार करता है। ठीक है। क्लासरूम ट्रेनिंग्स कॉन्ट्रीब्यूट्स क्लोज टू अबाउट 30%, ये मेरा मानना है। इसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग सोचना हो सकता है। MBA इज प्रिपेयरिंग यू टू बिकम इंडस्ट्री रेडी फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ। पहली चीज, उसमें कोर्स कंटेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल विच कॉन्ट्रीब्यूट्स 30-35%। इसके बाद में आपके इंडस्ट्री एक्सपोजर्स आते हैं। इंडस्ट्री एक्सपोजर आपको कैसे मिलता है? आपकी इंडस्ट्री विजिट्स है, गेस्ट लेक्चर्स है, आपको सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेज है जहां पर आप यू गो एंड अटेंड एंड यू लिसन द स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिस्ट देयर, एंड देन देयर आर वेरियस अदर मींस थ्रू व्हिच यू कैन गेन द प्रैक्टिकल नॉलेज, राइट? ये हो गया। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो जहां पर स्टूडेंट को खुद को एफर्ट करना पड़ेगा अपने कम्युनिकेशंस को डेवलप करने के लिए, दे हैव टू लर्न द प्रायोरिटाइजेशन, they have to understand the importance of the interpersonal skills, they have to understand the importance of the networking। ये क्लासरूम में नहीं सिखाया जा सकता। अगर आपको नेटवर्किंग बिल्ड करनी है, वो उसके लिए आपको खुद एफर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको इंटरपर्सनल स्किल अगर में स्ट्रेंथनिंग करनी है, इसके लिए आपको खुद एफर्ट करना पड़ेगा। सो आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स या आपकी सोसाइटी में जो सीनियर्स लोग आपके सराउंडिंग है, वो आपको गाइड कर सकते हैं, बट एफर्ट आपका अपना खुद का होगा। ये जब कॉम्बो तैयार होता है इन 3 वर्टिकल्स का, तब बच्चा जो है वो एक अच्छे प्रोफेशनल के तौर पे अपनी कैरियर जर्नी शुरू कर पाता है। आज के टाइम में आपने देखा होगा काफी सारे यूट्यूबर्स हैं, या मैं कुछ का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो 2 दिन का MBA, 5 दिन का MBA, 10 दिन का MBA कराते हैं, बिजनेस कोच हैं, और उनके थंबनेल पर प्रॉपर लिखा रहता है कि 2 दिन का MBA करिए, 5 दिन की वो स्किल सीखिए जो आपको कॉलेज में नहीं सिखाई जा रही है। शायद आपने भी वो कभी एड्स और यूट्यूब वीडियोस देखी हो। तो आपको लगता है क्या MBA 2 दिन, 5 दिन या 10 दिन में हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। अगर एक बच्चा पैदा होने में 9 महीने का टाइम लगता है, तो 9 महीने का टाइम लगेगा। अगर एक MBA करने में 2 साल का टाइम लगता है, तो लगेगा। कोई अगर बोले नहीं मेरे को बच्चा 3 महीने में पैदा करके, तो नहीं हो सकता, और अगर होगा तो एबनॉर्मल होगा। उसी तरीके से अगर MBA कोर्स को 2 साल को कोई बोलेगा मैं 6 महीने में करके आपको दे रहा हूँ, वो प्रोफेशनल, कंप्लीट प्रोफेशनल नहीं हो सकता। तो वुड यू थिंक कि 2 साल इज सफिशिएंट, या MBA को 3 या 4 साल का कर देना चाहिए? नहीं, 2 साल इज गुड इनफ। उसका कारण ये है कि अगर मैं बात करूं पहले, अगर मैं आपको स्प्लिट करके समझाता हूँ। जो पहला सेमेस्टर होता है उसमें ज्यादातर फोकस हम करते हैं जो जनरल मैनेजमेंट है, फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट का टच बेस रहता है ना। अगर मैं सप्लाई चेन का कोर्स भी ड्राइव कर रहा हूँ, तो उसमें जनरल मैनेजमेंट भी आएगा, इकोनॉमिक फाइनेंस भी आएगा, सो वेरियस अदर काइंड ऑफ कोर्सेज आएंगे। थोड़ा मेरा अपना जो स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट है उसका भी ब्रीफ आउटलाइन आएगा। सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स फिर मेरा कोर्स स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट के ऊपर हम चले जाते हैं। तो सेकेंड एंड थर्ड इसमें हार्डकोर, जिसको मैं बोलूंगा थ्योरी बेस्ड टीचिंग रहती है। जब मैं 4th सेमेस्टर में जाता हूँ, इट इज मोर अबाउट प्रैक्टिकल एक्सपोजर। उस 6 महीने में हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, हमारा फोकस डिसर्टेशन पे होता है। अच्छा, बिटवीन 2nd सेमेस्टर एंड 3rd सेमेस्टर 2 से 3 महीने की इंटर्नशिप होती है, जिसमें बच्चे को जाना पड़ता है इंडस्ट्री में, और डे टू डे मतलब 10 घंटे 12 घंटे उसको शॉप फ्लोर पे काम करना पड़ता है। ठीक है। तो वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो 2 महीने का लेके आया, अब कोई बोलता मैं 5 दिन में करा दूंगा, तो वो 2 महीने का एक्सपीरियंस कहाँ से लेके आओगे भैया? सही बात है।
और उसके बाद में फिर जब मैं 6 महीने डिजर्टेशन करा रहा हूँ, बच्चा 3 महीने 4 महीने इंडस्ट्री में जाके काम कर रहे हैं, वो एक्सपोजर जो बच्चे को मिलेगा आप 10 दिन में या 5 दिन में कहाँ से कंप्लीट करा दोगे? बट मैं नाम भी ले देता हूँ, आई डोंट हैव एनी इशू, द यूट्यूबर नेम इज डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो उनके प्रोग्राम्स आते हैं एमबीए प्रोग्राम कि 5 days एमबीए प्रोग्राम, 7 days एमबीए प्रोग्राम। अब एमबीए को क्या नाम दे रहा है आई डोंट नो, आप कुछ भी बोल सकते हो एमबीए को, आप बोल सकते हो कि मेरा बच्चा अपना कुछ भी का फुल फॉर्म दे दो, तो वो थोड़ा फुल फॉर्म को चेंज कर देते हैं, बट उनका टारगेट यही रहता है, ऑडियंस टारगेट, कि एमबीए करा रहे हैं। और एमबीए मुझे ऐसा लगता है इंडिया में एक काफी बड़ी डिग्री है जिसकी काफी बड़ी वैल्यू है। तो आप अगर आज बच्चों को कुछ समझाना चाहो कि ऐसे एड्स देखकर क्या रिस्पॉन्स करना है, तो आप क्या कहना चाहोगे? पहली बात, आप जो भी नाम ले रहे हैं वो अपनी फील्ड के बड़े नाम है, तो मैं मतलब किसी स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर नहीं बात करना चाहूंगा जी। मेरा थॉट प्रोसेस है वो मैं शेयर कर सकता हूँ, और वो ये है कि जो लर्निंग प्रोसेस है, जो टाइम लगता है, वो आपको स्पेंड करना पड़ेगा, आपको वो समय लगाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। आप उसको कट शॉर्ट करके अगर आप किसी चीज को जल्दी सीखने की कोशिश करोगे, आपका सर्वाइवल थोड़ा डिफिकल्ट होगा, आगे चल के आपको स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा आएंगी। जो चीज मैंने आपको पहले भी बोली, 2 महीने की इंटर्नशिप, 4 महीने का डिजर्टेशन, 6 महीने तो प्रैक्टिकल आपको नॉलेज मिल रही है जब आप काम कर रहे हो, 2 साल के कोर्स कर रहे हो, तो वो आप 10 दिन में 5 दिन में कैसे कंसोलिडेट कर पाओगे? मेरे हिसाब से इफ यू हैव अ रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एंड आप सर्वाइवल ऑफ फिटनेस को मानते हो कि जो स्ट्रांग होगा वही टिकेगा, नो मैटर आपने क्या किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, कहाँ से किया हुआ है, नो मैटर, आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए कि मुझे करना है और मैं करके ही रहूंगा। मेरे पास स्किल नहीं है तो मैं उसको सीखूंगा, पढ़ूंगा। तो मुझे नहीं लगता कि एमबीए तो मतलब इज अ बिग डिग्री, ग्रेजुएशन की भी जरूरत है आपको एंटरप्रेन्योरशिप में आने के लिए। मैं बिजनेस एस्पेक्ट को, क्योंकि जब मैं बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरे को बिजनेस को 2-3 पर्सपेक्टिव में समझने की जरूरत है। एक, फैमिली बिजनेस की बात करते हैं। फैमिली बिजनेस में क्या है, एक जनरेशन या 2 जनरेशन ने काम करा, वो शायद 10th-12th पास होंगे, ग्रेजुएशन पास हो गए, उन्होंने एक लेगेसी को आगे बढ़ाया है। एग्जैक्टली। अब आपको उस लेगेसी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। सो एक तो आप काम करते देखते हुए आ रहे हैं लोगों को, द काइंड ऑफ एफर्ट दे आर पुटिंग इन इनटू फैमिली मेंबर्स, वो आप समझ में आ रहा है। बट आपको कहीं ना कहीं कई बार गैप समझ में आता होगा कि मेरे को ये जो फैमिली ड्रिवन बिजनेस है इसको प्रोफेशनल ड्रिवन बिजनेस में कन्वर्ट करना है। आपको वो जो एक लीप लेना है अपने उस बिजनेस में, उसके लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, और जब आप उसको प्रिपेयर करना है उसके लिए आपको प्रोफेशन जो प्रोसेस है उससे गो थ्रू करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। सो उसके लिए क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, अगर आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर भी हो तो उनके लिए मैं कहूंगा और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिनके फैमिली में 2 जनरेशन 3 जनरेशन से बिजनेस हो रहा है, उनको सारी चीजें पता है, उनको रिसोर्सेज शुरू से ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं है, उनको आइडिया जनरेशन की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी सिस्टम बिल्ट है और उस पर काम चल रहा है। आपको खाली ये करना है कि अगर वो 50 करोड़ का टर्नओवर है तो आपको 500 करोड़ के टर्नओवर पे लेके जाना है। बिल्कुल। एंड फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर। लेकिन अगर आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, सो मेरे हिसाब से आप एमबीए पहले करो, आप एफर्ट्स करना शुरू करो, तैयारी शुरू करो, अपने प्रैक्टिकल अपने उस जो आपका आइडियाज है उसके ऊपर काम करना शुरू करो, आप पैरेलली आप उसके ऊपर काम करते रहो। राइट। अब इस पूरे एपिसोड में क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन का जो एंटरप्रेन्योर है, अब उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि उसको, अगर वो एमबीए पढ़ाई करके जा रहा है, उसको सारी चीजों के बारे में पता है कि उसको, जैसे मैंने बोला कि कोई भी आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सारे स्पेशलाइजेशन का थोड़ा टच बेस आपको बताया जाएगा, और फिर पूरी जर्नी आपकी एमबीए की रहेगी जहां पर आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ में, या पीजीडीएम आप कर रहे हो तो उसमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाएगा कि हाउ इंडस्ट्री वर्क्स, आपको क्या पढ़ाई करनी है, किसी क्या इंपॉर्टेंस है, बैलेंस शीट का क्या मतलब है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्या मतलब है, सप्लाई चेन में अगर बात करो तो डिमांड प्लानिंग क्या है, सप्लाई प्लानिंग क्या है, सोर्सिंग प्रोक्योरमेंट क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, अगर आप सेल्स की बात करो तो आपको किस तरीके से लोगों से डील कर रहे हैं, आपको एचआर की अगर बात करो तो किस तरीके से छोटी छोटी चीजें कि आपको अटेंडेंस कैसे प्रोसेस करनी है, आपका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन आपको कैसे करना है। सो ये चीजें जब आप पढ़ाई करके जा रहे हो, आप वेल प्रिपेयर्ड हो। एग्जैक्टली। और आपका एक बिजनेस है, आप उन प्रिंसिपल्स को या उन लर्निंग्स को आप अपने बिजनेस में अप्लाई करना शुरू करोगे, एंड देन यू विल बी एबल टू टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। अच्छा, काफी सारी फैमिलीज ये प्रोटोकॉल फॉलो करती हैं कि अपने
बच्चे को बाहर से किसी फॉरेन कंट्री से अच्छे इंस्टीट्यूट से कॉलेज से एमबीए कराते हैं और फिर वो टॉप कंपनीज में उनका प्लेसमेंट भी करवाते हैं कि भाई आप वहां जाओ और एक्सपीरियंस लेकर आओ फिर हमें ज्वाइन करो। तो इज दैट प्रैक्टिस इज गुड फॉर देयर किड्स? मैं इसमें एक स्टेप पीछे जाने की बात करता हूँ। अपने ही देश के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत बड़े, है ना, शायद लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक हैं। उनके बारे में मैंने कहीं भी पढ़ा था कि उन्होंने अपने बच्चों को कहीं बैंगलोर भेजा था और कुछ 5 या 10 हजार रुपए महीना की जॉब पे लगाया था और उनको बोला था कि घर से पैसा नहीं मिलेगा। डायमंड का बिजनेस है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट 10,000 रुपए दिया था बिकॉज दे वांट देम टू गो थ्रू विद द हार्डशिप्स। और वो इसलिए क्योंकि जब तक वो उस प्रोसेसिंग से होके नहीं गुजरेंगे, दे विल नेवर बिकम अ सक्सेसफुल एंड ग्रेट प्रोफेशनल्स और इंडस्ट्रियलिस्ट। तो आपको वो जो मैंने पहले बात करी थी, आपको उस प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा। उसके पास में जरूरी नहीं था कि मतलब उसको 10,000 रुपए की जॉब में लगाने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं जरूरत थी? क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी काफी एक बड़ा सेटअप था बिजनेस का। बट इसके बाद में भी उन्होंने उनको उस जगह पर भेजा जहां 1-2 साल उन्होंने लगाया कि यू गो थ्रू विद हार्डशिप्स, यू मैनेज योर एक्सपेंसेस विद इन दैट 10,000 बजट और करके सीख के, और तब तुम्हें समझ में आएगा कि धंधा कैसे चलाया जाता है। एक बच्चों के मन में डाउट आता है दैट आई हैव डन बीटेक और बीएससी बीकॉम, तो क्या मैं एमबीए कर सकता हूँ या मुझे एमबीए करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अब अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में ही आगे जाना है तो आप बीटेक करिए और एमटेक करिए, फिर अपना जॉब करिए। ठीक है। अगर आपको टेक्नो कमर्शियल साइड में जाना है तब आपको बीटेक करने के बाद में एमबीए करना चाहिए। बट ऐसे बच्चों के लिए मैं ये जरूर बोलूंगा कि आप बीटेक करने के बाद में कम से कम 1 से 3 साल शॉप फ्लोर पे जरूर जाके काम करिए। शॉप फ्लोर क्या होता है? जब मैं शॉप फ्लोर की बात करूँ, मतलब आपने जिस स्पेशलाइजेशन में काम करा है उस स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड जॉब को आप करिए। जब बच्चा एमबीए करना चाहता है तो उसकी फैमिली ना आरओआई के ऊपर फोकस करती है कि भाई हम 20 to 30 lakhs एमबीए पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इज इट वर्थ इट फॉर फ्यूचर और नॉट? आरओआई का पहले तो स्पैन आपको समझना पड़ेगा। ये आरओआई के कंसेप्ट को मेरे हिसाब से तो मैं एकदम एक्नॉलेज ही नहीं करता, क्योंकि ये बहुत ही रबिश कंसेप्ट है कि मेरे को आरओआई कितना है, मेरे 2 साल में आएगा या 1 साल में आएगा। आपका कैरियर स्पैन कितना है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप 22 साल की उम्र में एमबीए कर रहे हो या 23 साल की उम्र में कर रहे हो और आपका 60 साल की उम्र तक आपको काम करना, तो कम से कम 35-37 साल आपको काम करना है। एग्जैक्टली। सो अगर आपको अपना आरओआई कैलकुलेट करना तो उस 35 सालों पे करिए ना। आप ये क्यों करते हैं कि मेरे घर से 20 लाख रुपए लगा तो मेरे को 2 साल में या 1 साल में रिकवर करना है, सीटीसी इतना मिल जाएगा, सीटीसी इतना मिलेगा या नहीं मिलेगा। इनिशियल ईयर्स में सीटीसी कभी भी नहीं देखना चाहिए। मैं अपने जितने भी बच्चे हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको क्लियर कट प्रायोरिटी बताता हूँ कि आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या मिल रहा है आपको, जो काम आपको सीखना है। सेकेंड प्रायोरिटी शुड बी किस ऑर्गेनाइजेशन में मिल रहा है। थर्ड एंड फोर्थ प्रायोरिटी मैं कहता हूं कि आप खुद डिसाइड करिए कि आपको मतलब सीटीसी प्रेफर करना है या लोकेशन प्रेफर करना है। बट एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम जॉब डिस्क्रिप्शन इज द फर्स्ट फिल्टरिंग क्राइटेरिया फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। और अगर आप उसमें एक्सेल करते हैं, आपको आई मीन देयर विल बी नो लुक बैक, वापस मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसमें उलझ के रह गए कि मेरे को सीटीसी अच्छा मिले, आपको प्रोफाइल अच्छा नहीं मिला, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला, लोग अच्छे नहीं मिले, आप सस्टेन नहीं कर पाए, तो भी क्या होगा। एक और क्वेश्चन है, अब जैसे सीटीसी किसी एमएनसी में आपको कम मिल रहा है बट कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा जॉब डिस्क्रिप्शन है, और किसी लो क्लास कंपनी में जो अभी स्टार्ट हुई है, मैं लो क्लास किसी को नहीं कहूंगा, मतलब जो जिसका नाम नहीं, जो इनिशियल स्टेज पर, इनिशियल स्टेज पर स्टार्टअप है, वो आपको सीटीसी ज्यादा दे रहे हैं बट जो डिस्क्रिप्शन उतना अच्छा नहीं है, तो आप क्या चूज करोगे? डिपेंड करता है कि बच्चे का माइंडसेट क्या है। अगर बच्चा ये चाहता है कि मेरे को आगे चल के एंटरप्रेन्योर बनना है, तो उसे किसी ऐसे सेटअप में जाके काम करना है, ये जो स्टार्टअप है, ये जो पिछले 5-7 सालों में बन रहा है, ये अपने आप को बिल्ड कर रहा है। ठीक है। उस बिजनेस में काम करके क्या फायदा मिलेगा कि आप भले बेशक सपोजिंगली आपने एमबीए लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट में किया या एमबीए एचआर में किया, जब आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, आप फंक्शनल साइलोज में नहीं फंसोगे। ठीक है। वहां पर आपको जो भी काम आपके सामने आएगा आपको करना पड़ेगा। और एज एन एंटरप्रेन्योर भी आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है
that you should excel in every field. Exactly. You Correct. know everything. Everything. You should have ability to take the decision. Hmm. You should have ability to evaluate and take the actions. Hmm. वो कब आएगा जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में काम करो जहां पर आप हर तरीके का रोल कर रहे हो. अगर आपने बड़ी कंपनी ज्वाइन कर लिया, एमएनसी ज्वाइन कर लिया, क्या होगा, आप एक स्पेसिफिक फंक्शन में काम करोगे, तो उसका एक अपना सेट फ्रेमवर्क होगा. आपका स्टार्ट पॉइंट होगा, आपका एंड पॉइंट होगा. उसके पहले कौन क्या कर रहा है उससे आपको मतलब नहीं, और उसके बाद में क्या हो रहा है उससे आपको मतलब नहीं. और अगर इस तरीके के फंक्शनल साइलोज में अगर आप बन के रह गए तो फिर आपका एंटरप्रेन्योर बनने का जो सपना है वो थोड़ा लंबा खींचेगा. फिर इंडस्ट्री में जब बंदा शॉप फ्लोर पर जाता है, इंटर्नशिप करने जाता है, तब क्या चीजों का ध्यान रखे उस टाइम पर? क्या सिर्फ वो इंटर्नशिप पे फोकस करे या कुछ स्किल सेट पर भी फोकस करना पड़ेगा? जब आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो किसी भी फंक्शन में, किसी भी रोल में, जब मैं शॉप फ्लोर वर्ड यूज करता हूँ, इट इज नॉट दैट द ओनली प्रोडक्शन शॉप फ्लोर आई एम टॉकिंग अबाउट. से फॉर एग्जांपल अगर कोई लॉजिस्टिक्स का बंदा है और अगर वेयर हाउस में काम कर रहा है उसके लिए वो शॉप फ्लोर है. ठीक. कोई परचेज में अगर काम कर रहा है तो उसके लिए परचेज का जो ऑफिस है वो शॉप फ्लोर है. अगर कोई मार्केटिंग या सेल्स में काम कर रहा है, अगर फील्ड में जा रहा है, उसके लिए वो शॉप फ्लोर है. तो शॉप फ्लोर वर्ड को मिसअंडरस्टूड नहीं करना चाहिए. तो आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, आप उस फील्ड में उसके बेसिक्स को सीखने के ऊपर फोकस करिए. ठीक है. हर एक चीज को. फॉर एग्जाम्पल लेट अस टॉक अबाउट एन इंजीनियर. अगर वो चाह रहा है तो पहले जिस मशीन पे वो काम कर रहा है उस मशीन को समझे. वो मशीन से क्या डिलीवरेबल्स है, उसको किस तरीके से इवेल्युएट कर रहा है, मशीन कैसे शुरू होती है, उसका उसमें वेस्टेज कैसे निकल रहा है, उसका रनिंग टाइम कितना है, मिनिमम उसमें रन साइज कितना जाएगा, इसके अलावा उस मशीन को चलाने के लिए कितने लोगों की जरूरत है. पहला तो ये बेसिक्स पता करें. उसके बाद में फिर जो लोग काम कर रहे हैं उनको मैनेज करने, कैसे लोग मैनेज कर रहे हैं वो देखे, सीखे कि लोगों के, जब आदमी शिफ्ट में काम कर रहा होता है तो 8 घंटे की शिफ्ट करके गया, अगले 8 घंटे की शिफ्ट वाला बंदा नहीं आया तो उसको अब क्या होगा, तो जो बंदा उसको बोला जाता है आप एक्सटेंड करो. थोड़े से रिफ्ट होने शुरू होते हैं. फिर आप ऑब्जर्व करो कि वो मैनेजर उस सिचुएशन को कैसे मैनेज कर रहा है, क्योंकि आप जिंदगी भर तो इंटर्नशिप नहीं करने वाले. बिल्कुल. तो आप जब आपका जो मैनेजर है जो काम कर रहा है वो उस सिचुएशन को कैसे मैनेज कर रहा है उसको आप सीखने की कोशिश करो. ठीक है. सो ये जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है और यहाँ से जो आपका लर्निंग आएगा और जो आपका स्किल सेट डेवलप होगा वो आप कैरी करके लेके जाओ. और ये आपको, अगर कोई बच्चा ये कहता कि मैं एसी रूम में बैठ के सीख लूंगा तो कभी नहीं सीख पाएगा. उसके लिए आपको शॉप फ्लोर पे उतरना ही पड़ेगा. वर्क लाइफ बैलेंस को आप किस तरीके से देखते हो? बच्चे एमबीए कर लेते हैं, पीजीडीएम कर लेते हैं, कंपनी में जब स्टार्ट करते हैं तो उनसे 14 घंटे 16 घंटे भी काम कराया जाता है. जब वो घर पहुंचते सिस्टम पे लगे हुए हैं, तो क्या उनको वो करना चाहिए स्टैंडर्ड जो अपनी 8 घंटे की शिफ्ट उसे कंप्लीट करने के बाद ना कहना सीखना चाहिए? ये डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, पहली बात. दूसरी बात कि अगर आप किसी के लिए नौकरी कर रहे हो तब भी, और अगर आपका खुद का काम है तब भी. इवन अगर आपका अपना खुद का काम है तो आपको 24/7 काम करना पड़ेगा. आप किसी भी काम को ना नहीं कर सकते. सो अगर आप किसी के बिजनेस के लिए काम कर रहे हो तो भी वहां पर आपको ना नहीं कहना चाहिए. हम ये मान के चले कि हम 8 घंटे काम करेंगे और उसके बाद हमें काम करने की जरूरत नहीं. मेरे ख्याल से इस अप्रोच के साथ अगर आपको इंडस्ट्रीज में जाना है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है, नहीं जाना चाहिए. आपके कलीग सुन रहे हैं ये बात? हाँ, कोई बात नहीं. और इस माइंडसेट के साथ अगर जाना चाहिए, मेरे ख्याल से उन्हें नौकरी करने से बेहतर होगा घर पे दुकान खोलने ज्यादा बेहतर होगा. क्योंकि उसका रीजन ये है कि आप जब जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसकी ओनरशिप आपकी होनी चाहिए. और जब किसी भी काम की ओनरशिप आप लेते हैं तब आप उसमें ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि मेरी 8 घंटे की नौकरी तो मैं सिर्फ 8 घंटे काम करूंगा, उसके बियॉन्ड जाके काम नहीं करूंगा. ठीक है ना. तो मेरे हिसाब से ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि जहां पर मैं बोलूँ कि मैं 8 घंटे काम करूंगा. और वर्क लाइफ बैलेंस को भी, जो द पॉइंट विच यू रेज, लोग बड़ा मिसकंसेप्शन है इसको लेके. वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब लोग ये मान के चलते हैं मैं 8 घंटे काम करूंगा, 4 घंटे एंजॉय करूंगा. ऐसा नहीं है. हो सकता है मैं 12 घंटे काम करूं और 1 या 2 घंटे मैं अपने हॉबी पे स्पेंड करूं, मेरे लिए वो सफिशिएंट है ना. वो मेरे को डिस्कनेक्ट करता है मेरे ऑफिशियल काम से और मैं वापस रिचार्ज करता है कि मैं दोबारा अगले दिन जाके 12 घंटे फिर स्पेंड कर पाऊं. ठीक. सिमिलरली अगर हो सकता है कि मेरे को ये अच्छा लगे कि मैं कुछ बच्चों के साथ में जाके टाइम स्पेंड करूं, उनके साथ में बच्चों जैसे उनके साथ खेलूं या उनके बच्चों जैसी हरकतें करूं, वो शायद मेरे को पूरा डिस्कनेक्ट करेगा उस पूरे इकोसिस्टम से और वापस मेरे को तैयार करेगा कि अगले दिन वापस नई एनर्जी के साथ जाऊं और काम करूं. तो वर्क लाइफ बैलेंस में कहीं पर भी आप नंबर ऑफ आवर्स में डिवाइड नहीं कर सकते कि इतना मेरे को वर्क पे करना है, इतने मेरे को पर्सनल रिक्वायरमेंट पे करना है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पॉडकास्ट, एमबीए और पीजीडीएम के लिए कॉलेज सिलेक्शन किस तरीके से करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. बहुत सारे फैक्टर्स हैं.
अगर आप बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, कैट क्लियर करिए, लीडिंग आईआईएम्स में जाइए, सेकेंड ग्रेड इंस्टीट्यूट है उसमें एडमिशन लीजिए, जो आपके पास में बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल है उनको एक्सप्लोर करिए। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी कैपेबिलिटी कहाँ पर है, कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पेइंग द फीस, क्योंकि आपको 5-7 लाख 8 लाख के भी मिल जाएंगे और आपको 25-50 लाख के भी मिल जाएंगे कोर्सेस। सो आप किस लेवल तक जा सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद में मैं अगर बात करूं, जो 7 या 8 लाख वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका जो कैरिकुलम है और जो 50 लाख वाले इंस्टीट्यूट्स हैं उनका जो कैरिकुलम है दोनों सेम है, उसमें मोर और लेस बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, मोर और लेस दे आर सेम, बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा ऐसा नहीं है, बट अप्रोच का फर्क होता है। अगर मैं बात करूं, आप चले जाइए किसी भी आईआईएम इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, उन बच्चों को जाके अगर आप देखेंगे, दे रीच आउट टू द स्टूडेंट्स, जहां पर वो जाके मतलब उनको रहता कि मैं इस टीचर से कितना एक्सट्रैक्ट कर पाऊँ, अगर कोई इंडस्ट्री पर्सन के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ उनसे कितना इंटरेक्ट करके उनसे नॉलेज गेन कर पाऊँ। वो 24 घंटे के टाइम में 14 घंटे 16 घंटे क्लासरूम तो शायद 5 या 6 घंटे चलता है, 12-14 घंटे उनके अपने खुद के डिस्कशंस, डिबेट, प्रेजेंटेशन और इन सब की प्रिपरेशंस में जाता है। नॉर्मल कॉलेजेस में जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो है कि आज की तारीख में बच्चों को 9 से 4 या 9:30 से 4:30 4:30 क्लास में बिठाना बड़ा डिफिकल्ट है। आज के बच्चों का माइंडसेट ये हो गया कि भाई मेरे को अटेंडेंस मिलेगी इसलिए मुझे क्लास में आना है, सीखने के लिए नहीं आना। ठीक है, ये चेंज करने की जरूरत है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस जगह से कर रहे हो। अगर आप अपनी अप्रोच इसी तरीके की रखते हो जो आईएम्स के बच्चे रखते हैं, आपका डेवलपमेंट भी आईएम के बच्चों के तरीके से होगा। बट अगर आपकी अप्रोच ऐसी नहीं है और आप किसी लीडिंग इंस्टीट्यूट में भी जा रहे हो तो वहां पर भी आप फेल करोगे, क्योंकि विद इन लीडिंग इंस्टीट्यूट्स में भी अगर आप देखोगे तो सीटीसी का जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा है। अगर 30-35 लाख की सीटीसी के बच्चे भी जाते हैं तो वहां पे सब 5-7 लाख 8 लाख की सीटीसी के बच्चे भी को भी जॉब मिलती है। वो क्यों मिलती है? क्योंकि हाउ मच क्वालिटी टाइम यू हैव स्पेंट टू build and develop the capabilities of yourself during the course, वो important है। The second most important question of our discussion, आज के टाइम में हो गया है कि ऑनलाइन एमबीए कर लो, वो इक्विवेलेंट है ऑफलाइन एमबीए के, आपको डिग्री मिल जाएगी, आप ऑनलाइन क्लासेस परस्यू करो। आप इस पर क्या टेक लेना चाहते हो? ऑनलाइन एमबीए क्या उतना ही वैल्यूड रखता है जितना आप कॉलेज में जाके सीखते हो? देखिए, ऑनलाइन जो कोर्सेज है, ऑनलाइन कोर्सेज बेसिकली गिव्स द एक्सेस टू दोज प्रोफेशनल्स हु आर नॉट एबल टू कम टू द क्लासरूम। ठीक है, अब मैंने सपोजिंगली कुछ ऐसे लोग हैं जो आज से 30-35 साल की एज में हैं, जिन्होंने बीटेक कर लिया या बीए बीकॉम बीएससी कर लिया या बीबीए कर लिया, उन्होंने अपना कैरियर शुरू करा। नाउ बिकॉज ऑफ देयर जॉब डिमांड दे आर नॉट एबल टू टेक आउट द टाइम टू गो फॉर इवनिंग क्लासेस और फॉर द रेगुलर क्लासेस, और उनको मन में ये भी कि मैं आगे पढ़ाई करूं। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए ऑनलाइन एमबीए या ऑनलाइन एनी एडवांस क्वालिफिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज अल्टीमेटली करिकुलम वही है, फैकल्टीज वही है, आपका जो टीचिंग मैथडोलॉजी है वो थोड़ा सा चेंज हो जाती है। क्लासरूम ट्रेनिंग में आप सामने फिजिकली इंटरेक्ट करते हो, ऑनलाइन कोर्सेज में आपके पास में 2 तरीके से जनरली काम करता है। एक, जहाँ पे मॉड्यूल प्रिपेयर कर दिया जाता है और उसके लिंक्स बच्चों को दिए जाते हैं, आप उसको देख के सीखिए, और कभी कभी ऑनलाइन लाइव सेशंस भी होते हैं जिसमें आपके क्लासेस होते हैं। ठीक है, बट मेरे हिसाब से ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं, एमबीए या कोई दूसरे भी एडवांस कोर्सेज हैं, इनका फ्यूचर काफी ब्राइट है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट गिव्स एक्सेस टू मेनी पीपल, मेनी लर्नर्स टू गो एंड डू दीज काइंड ऑफ कोर्सेज इन ऑर्डर टू गेट द नॉलेज। मान लीजिए आपका ही एमबीए में एडमिशन होना है, ठीक है, मुझे टॉप 5 कॉलेज की लिस्ट बताइए जो आपके प्रायोरिटी होंगे कि मुझे ये कॉलेज मिल जाए तभी मैं एमबीए करूंगा। अगर मेरे अंदर कैपेबिलिटी होगा तो आई एम अहमदाबाद, आई एम बैंगलोर, आई एम कोलकाता, आई एम इंदौर, एंड 5वां मेरा कॉलेज जहां मैं पढ़ा रहा हूँ। सीरियसली वर्थ इट है। वर्थ। जब सिलेक्शन के लिए जाते हैं, प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, तो किन चीजों का ध्यान रखें? जब आप एमबीए फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, आप खुद हैं, तो आप क्या ध्यान रखेंगे जब प्लेसमेंट के लिए जाएंगे, कंपनी में एचआर के सामने बैठे? इंटरव्यू प्रिपरेशन इज अ वेरी मेथोडिकल प्रोसेस। आप ओवरनाइट तैयार नहीं कर पाओगे, और बच्चे सबसे ज्यादा गलती यही करते हैं।
जिस दिन आप एमबीए में एडमिशन ले रहे हो अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो. इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग आप अपना टाइम, अपने कोर्स की प्रिपरेशन भी इस हिसाब से करो कि आपको इंटरव्यू में कैसे क्रैक करना है. इंटरव्यू में सिलेक्शन एक कंप्लीटली एक अलग बॉल गेम है. सो आप बहुत पढ़ाई करके नंबर्स एक्सेल कर सकते हो, बट आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हो तब आप उस टाइम पर प्रॉपर आंसर नहीं कर पा रहे हो. जब आप कोर्सेज में पढ़ाई कर रहे हो, मैं समझ पाया हूँ, कोर्सेज में जब आप पढ़ाई कर रहे हो आप बहुत एडवांस लेवल की चीजें आप सीखते हो, उसकी पढ़ाई भी करते हो, उसको आप एग्जाम में भी लिख के आते हो और नंबर भी अच्छे स्कोर करते हो. लेकिन जब इंटरव्यू में बड़े बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप वो नहीं बता पाते. सो अगर आपका जो बेसिक और आपकी जो फाउंडेशन है कोर्स की अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा. फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इंटरव्यू अगर आपको क्रैक करना है तो. इसके ऊपर इंटरव्यू के ऊपर हम कभी एक सेशन और करेंगे जहां पर हम डिटेल में बात करेंगे कि हाउ स्टूडेंट हैव टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज, बिकॉज cracking interviews is an art, I would say. Exactly. Right. People are running company on that particular process. We will train you, guide you. Yeah. Exactly. So is it a full-time consulting part for some people? ठीक है. Next question is, आप हो HR and you are hiring me for your company. I'm good in little bit in management, little bit in sales, little bit in marketing. अब आप मेरे अंदर क्या क्या ढूंढोगे? अगर आपको इवैल्यूएट करूंगा मैं सबसे पहले आपकी अप्रोच देखूंगा. इंटरव्यू के दौरान मैं जो क्वेश्चंस पूछूंगा उसमें आपने आंसर क्या करा मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है. आपने आंसर कैसे किया है मेरे लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. लेट्स डू अ रैपिड फायर फॉर यू. 5 क्वेश्चन आप मुझसे पूछिए. मैं आपसे जॉब लेने आया हूँ. मेरी आस्किंग है अराउंड 1 crore पर ईयर एंड आई एम डूइंग MBA from your college. Dhruv, let us do one thing. Let us do this exercise later on some other day because ये मेरा बड़ा favorite subject है और इस पे अगर मैं बात करूंगा तो कम से कम मुझे I need another 1 hour's time. But I am eager. I cannot select you. अगर मैं आपको 1 crore का पैकेज ऑफर कर रहा हूँ तो मैं आपको खाली 5 मिनट के डिस्कशन पे नहीं कर सकता. Let's come down to low CTC. आप मुझे 10 लाख दे दो. बट चलो अब ये चूंकि तुमने पॉइंट रेस करा है तो मैं इसमें बता देता हूँ. आप ये मान के चलो कि जैसे अगर कोई कंपनी, फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ promoter of a company and I have published a position of CEO level. ठीक है. अब मेरे पास CEO की पोजीशन देने के लिए जो लोग आएंगे वो भी उसी कैलिबर के आएंगे. उन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेल किया होगा. एग्जैक्ट. ठीक है. मैं क्या देखूंगा उनमें, वो अगर मैं एकेडमिक्स की बात करूं वो एट पार होंगे, कम्युनिकेशंस की बात करूं वो एट पार होंगे, उनके बिजनेस डिलीवरेबल्स एक्सेल होंगे, उनकी मोबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. They have a good interpersonal skills. They have capability to build the team. ये सारी चीजें उनमें होंगी, सभी में होंगी. Then what is that one differentiating factor जिसको मैं assess करूंगा? मैं ये क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ कि what should be that one differentiating factor? I thought मुझे ऐसा लगता है कि आप ये चेक करोगे कि ये ह्यूमन बीइंग एज अ पर्सन कैसा है, इसकी अप्रोच क्या है एंड माइंडसेट क्या है. ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन है या फिर ये जॉब करने आ रहा है मेरे यहाँ. मुझे लगता है आप ये सर्च करोगे. ये सब चीजें तो होंगी क्योंकि जो आदमी इस पोजीशन पे बैठा हुआ है अलग अलग टाइप की लीडरशिप है, अथॉरिटेटिव है और सबको इंक्लूसिव है, अलग अलग तरीके की लीडरशिप होती है. एट द एंड ऑफ द डे एज अ प्रमोटर मेरे लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि वो मेरे को बिजनेस डिलीवर करके देगा या नहीं देगा, ऑन टाइम करके देगा या नहीं देगा. मेरे हिसाब से जो वन एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, क्योंकि अब ये मान के चलो लाइफ में हर आदमी किसी ना किसी टाइम पर फेलियर से होकर गुजरा होगा. कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि उसने कभी वो फेल नहीं करा है. उसकी अप्रोच उस फेलियर से बाहर आने की क्या रही है, what kind of initiatives he or she has taken so that he or she will not land up in that kind of situation again. मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. How that person has faced a failure, how he has come back from that failure, and how he built himself and come out from that situation. That is going to be the one differentiating criteria for me. She is a fighter or not? Yeah, see, failure is something which is going to happen. हर एक की लाइफ में हमने भी बहुत सारे फेलियर देखे हैं. ऐसा नहीं कि अगर मैं आज बात करूँ कि 32 साल काम करने के बाद में अलग अलग फील्ड्स में मैं यहाँ बैठा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि मेरे लिए बड़ा इजी केक वॉक रहा है कैरियर. हर एक के लिए रहता है. डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, डिफिकल्ट सिचुएशंस होंगी.
आप जो डिसीजन लोगे वो आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा। कई बार आपका इंटेंट काम करने का बहुत अच्छा होगा, आपके जो सराउंडिंग के लोग हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करने देंगे। कई बार ऐसा होगा कि दे विल पुल योर लेग टू ब्रिंग यू डाउन। बट उन सारे डिफिकल्ट सिचुएशन में से आप कैसे बाहर निकल के आते हो, एज यू राइटली सेड द वर्ड फाइटर, और देन यू टेक योर बिजनेस एंड पीपल along with you plays a very important role. And that is going to be the differentiating factor for me. As in a PGDM student and the industry expert, or what is your biggest mistake of life जो आप चाहते हो कि सुधांशु कुमार ने करी है बट आप लोग कभी मत करना? मैं ये बोलूंगा, जो मैंने अपना जब कैरियर शुरू किया था ना ध्रुव, तो उस समय पर हमारे पास में कोई आउटलाइन नहीं थी कि मुझे कैरियर किस डायरेक्शन में लेके जाना है। मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, व्हाट नेक्स्ट, तो मैंने एलएलबी में एडमिशन ले लिया। मैं एलएलबी सीरियसली? हाँ। सो ग्रेजुएशन, लॉयर आल्सो? नो, आई एम नॉट अ लॉयर। सो बेसिकली आई डिड ग्रेजुएशन, उसके बाद में मैंने डिप्लोमा करा 2 साल का। डिप्लोमा करने के बाद में मेरा जून में सेशन खत्म हुआ था, रिजल्ट आया अक्टूबर में, और जॉब मिली मुझे नेक्स्ट ईयर अप्रैल में। सो उस टाइम पर जब वो फ्रस्ट्रेशन का पीरियड चल रहा था, जब जॉब नहीं मिल रही थी, तो मैंने एलएलबी में एडमिशन ले लिया था। और उस एलएलबी में एडमिशन के दौरान मेरा एग्जाम होना था 16 अप्रैल से। मैंने एमपी में लिया था, कटनी में, और मैं दिल्ली आना था। मैं प्रयागराज से आया था गाजियाबाद डाबर में इंटरव्यू देने के लिए, और इंटरव्यू दिया और उन्होंने तुरंत कंफर्म कर दिया कि ना, यू गॉट सिलेक्टेड। और पूछा आप कब से ज्वाइन कर सकते हो, तो हमारे पास इतनी भी समझ नहीं थी कि हम ये कहते हैं कि नहीं मुझे 1 हफ्ते का टाइम चाहिए या 15 दिन का टाइम चाहिए। हमने कहा नहीं, वी आर रेडी टू ज्वाइन फ्रॉम टुमारो। आई मीन वी वर सो ईगर, क्योंकि 1 साल हम लोग खाली बैठे हुए थे। तो उस वजह से हमने कहा तुरंत ज्वाइन कर लेंगे। एंड ट्रस्ट में हमारे पास उस समय पैसे भी नहीं थे, तो फिर वो बातचीत करी, फिर हमने जाके ज्वाइन करा किसी तरीके से मैनेज करके। मेरे साथ में मेरा दोस्त था संदीप, हम दोनों ने जाके, बैचमेट था मेरा, हम दोनों ने कहीं रूम फाइनल किया, फिर हम लोग रहना शुरू किया। फिर जाके अपने मैनेजर को बताया कि सर ऐसे ऐसे करके हमारे पास नहीं पैसा। फिर देन वी टुक द लीव ऑफ 5-7 days, वी वेंट बैक टू द प्रयागराज, और फिर वापस प्रिपरेशन के साथ में लौट के आए। और उसी दौरान 16 अप्रैल को मेरा एलएलबी फर्स्ट ईयर का एग्जाम होना था एमपी में। सो हम लोग तो इस थॉट प्रोसेस के साथ आए थे कि दिल्ली जा रहे इंटरव्यू देने, 2-3 दिन दिल्ली घूमेंगे और उसके बाद जाके फिर एग्जाम दे आएंगे। बट डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। एग्जैक्टली। पॉइंट ये है कि मैं इस पूरे जर्नी में, अगर मैं बात करूं, मैंने सोच कर या प्लान कर नहीं किया कि मेरे को नहीं इस तरीके से करना है, दीज आर द स्टेप। आज की तारीख में जब मैं बच्चों को देखता हूं, उनके पास में पूरा खाका खिंचा रहता है, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में वो अपने कैरियर को आगे फ्रेम करते हैं। तो हमारे साथ में वो नहीं था, जो चीजें जैसे आती गई वो हम करते चले गए। और मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि मैं अभी इस उम्र में पीएचडी परस्यू कर रहा हूँ। तो इसलिए किस स्ट्रीम से, क्या आप रिसर्च? मेरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट ही है। सप्लाई चेन पर मेरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्ट्रीम से। एंड फ्रॉम वेयर? If you it would... is one of the leading university in Noida only. Okay. Yeah. Already you have worked with Dabur and... So my first company was Dabur India Limited. Second was Hindustan Coca-Cola Beverages. Third company was Radico Khaitan. Fourth company was PepsiCo India Holdings Frito-Lay division, जो लेस कुरकुरे बनाते हैं. Fifth company was GlaxoSmithKline, जो Horlicks Boost बनाते थे. Sixth company was Imami Limited. And then I worked for a company called Rollick Ice Cream, which is in Kolkata. Okay. तो इन सभी में सबसे हार्डेस्ट चैलेंज आपको कहाँ मिला और सबसे टफेस्ट जॉब कहाँ थी, जहाँ आपको लगता है कि यार बस टाइम काटा मैंने जैसे तैसे करके? हर एक के अपने हर जॉब्स के अपने प्लस और माइनस रहे हैं। अगर मैं बोलूं, बहुत अच्छा जो पीरियड बीता था वो डाबर का था, शुरुआती 2-3 साल में, क्योंकि वो सारी चीजें नई नई थी, लोगों से सीख रहे थे और सारे मेरे से सीनियर थे, तो हम लोगों को लगता था कि मतलब थोड़ा सा जैसे एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट मिलता था। फिर समय आए जब हमारे से डिलीवरेबल्स एक्सपेक्टेड हुआ, जहां पर कोई भी फेलियर है या कुछ, उसके लिए मैं खुद ही आंसरेबल होता था, तो वो एक डिफरेंट टाइप की लर्निंग थी। फिर एकदम जब कोका कोला में गए तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कंप्लीटली नया डायमेंशन, प्रोडक्शन प्लानिंग भी करनी है, इनडायरेक्ट परचेज भी करना है, ट्रांसपोर्टर से भी बात करनी है, तो वो सब किया। उसके बाद में फिर स्टोर्स वेयर हाउस मैनेज करा, जो पहले नहीं करा था कभी। सो कैरियर में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, अलग अलग तरीके के डिफरेंट चैलेंजेस आते गए और डिफरेंट रोल्स मिलते गए। और सबसे बड़ी चीज है, जब आपको कोई नया रोल मिल रहा है या कोई नया काम मिल रहा है, आप उस प्रोसेस को एंजॉय करिए। अगर आप उस प्रोसेस को एंजॉय करेंगे, आपकी लर्निंग बहुत अच्छी फास्ट होगी, और जो भी आप सीखेंगे, इट इज गोइंग टू बी रिटेन्ड विद यू and it is going to help you in your career ahead. What is your biggest learning from your past experience from the industry? मुझे लगता है इंडस्ट्री ने जो मुझे जो बड़ा अनस्ट्रक्चर्ड वे में मैं काम करता था,
या मैं बोलूँ बहुत ज्यादा मैं डिसिप्लिन ओरिएंटेड लाइफ जीने में बिलीव नहीं करता था। इंडस्ट्री ने मेरे को मेरी लाइफ को डिसिप्लिन बनाया है कि मुझे कब क्या करना चाहिए, सिस्टम ड्रिवन पर्सन बनाया। जब मैंने काम करना शुरू किया था और जब मैंने काम और अभी तक मैं जो काम कर रहा हूँ, जो सबसे बड़ी चीज है जो इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में, वो ये कि इस इंडस्ट्री ने मुझे प्रोसेस ओरिएंटेड बनाया है, डिसिप्लिन बनाया है। I think you see us younger Sudhanshu in me, right? Yeah, very true. So process orientation is very important. I got learn from you. ये आंसर मेरे लिए भी था और ये आप लोगों के लिए भी था कि इंडस्ट्री आपको सिखाती है, प्रोसेस ओरिएंटेड सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है, एंड अगर आप कहीं फंस रहे हो तो आप उस प्रॉब्लम को फेस करो और उसकी जिम्मेदारी लो अपने ऊपर कि हाँ आई हैव डन दिस मिस्टेक और हम इसको रेक्टिफाई करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। लोग ये नहीं कर पाते हैं। मैं एक बहुत सिंपल चीज बोलता हूँ, जब आप कैरियर में, जब अपने जॉब में कहीं पर भी काम करिए और अगर आपसे कोई गलती हो गई है, और होगी, ऐसा कोई भी आदमी नहीं कह सकता कि मेरे से गलती कभी नहीं होगी। एक गलती अगर हो गई है उसको हाइड मत करिए, आप जाइए और अपने मैनेजर को बता दीजिए कि सर ये गलती हो गई है। वो मैनेजर आपको हो सकता है उस समय डांटेगा डपटेगा, बट देन ही विल टेक द ओनरशिप कि हाउ टू करेक्ट इट, और आपके लिए वो बिगेस्ट लर्निंग है। Exactly. लोग गलती क्या करते हैं कि एक गलती हो गई उसको छिपाने के लिए दूसरी गलती करते हैं, फिर तीसरी गलती करते हैं, और वो प्रोसेस भी सेम रखते हैं। हाँ, और वो फिर क्या हो गया कि उस पूरे उसमें वो जब बम फटता है तो वो एपिसोड बहुत बड़ा हो जाता है, तो फिर नहीं करना चाहिए। फिर उसमें बहुत सारे इंटीग्रिटी इश्यूज आ जाते हैं और बाकी चीजें। कई बार आई हैव सीन इन माय करियर कि लोगों को नौकरी से भी जाना पड़ा है, तो वो कभी नहीं करना चाहिए। द बिगेस्ट एडवाइस टू ऑल द यंगस्टर्स इज कि अपने कैरियर के दौरान कभी भी कोई भी गलती अगर आपसे हो, आप अपने बॉस को जाके इमीडिएटली बोले कि बॉस ये गलती हो गई है, आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम इट विल नॉट बी गेटिंग रिपीटेड, बट प्लीज सजेस्ट मी द वे फॉरवर्ड। टुडे इज अ फादर डे, ठीक है, हम आज के कैमरे पर आप सभी को बताना चाहेंगे कि टुडे इज अ फादर डे। आप अपने बेटे को क्या सलाह दोगे फॉर देयर लाइफ, फॉर देयर करियर, कि आप ये जरूर करना और इन चीजों को मत करना, अगर एक आपको कोई सजेशन देना हो? पहली चीज तो जब मैं फादर्स डे है तो थोड़ा सा खाली अपने बेटों को नहीं, मेरे बेटे तो मेरे बायोलॉजिकल पार्ट ऑफ माई लाइफ है, और मेरे लिए जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मेरे लिए बच्चे हैं, और सबके लिए एक ही एडवाइस है, चाहे वो मेरे बच्चे हों या मेरे स्टूडेंट्स हों, उनके लिए कि लाइफ में कभी भी डोंट लुक फॉर द शॉर्टकट्स। जो भी आपका काम आप कर रहे हो अपनी जगह पर, उस प्रोसेस को कंप्लीट करिए, सीखिए। शुरू में अगर स्लो जाना है तो स्लो जाइए, धीरे धीरे एक्सपर्टीज गेन करिए, एंड देन यू स्टार्ट डिलीवरिंग। पहले दिन से जल्दी डिलीवर करने के चक्कर में शॉर्टकट मत लीजिए, प्रोसेस को फॉलो करिए, अप्रोच डिसिप्लिन रखिए, हैव रिस्पेक्ट फॉर योर एल्डर्स, एंड इंटीग्रिटी इशू में कभी भी मत उलझिए। ये कुछ एक चीजें बेसिक्स हैं जिसके ऊपर आपको हमेशा जिंदगी भर काम करना है, वो चाहे मेरे बच्चे हों चाहे मेरे स्टूडेंट्स हो, सबके लिए समान रहेगा। सुधांशु कुमार सर, यू आर एट 22 एंड आपके पास आपको एडमिशन लेना है MBA में और PGDM में, तो आप किसको चूज करोगे आज अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो? मेरे पास में अगर कंप्लीट विजिबिलिटी है तो मैं जहां पर मैं आज एज अ डायरेक्टर काम कर रहा हूँ, मैं उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहूंगा, बिकॉज इट इज अ इंडस्ट्री लेड प्रोग्राम, जहां पर इंडस्ट्री में काम करे हुए लोग आके पढ़ा रहे हैं। किसी भी और दूसरे कोर्सेज को जब आप परस्यू करेंगे, वहां पर एकेडमिया आती है और वो पढ़ाती है। हमारे यहाँ पे देयर इज अ राइट बैलेंस। तकरीबन 80% पॉपुलेशन जो है वो इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम करके आए हुए लोग हैं और उसी डोमेन में काम करा हुआ है। और फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा अपना खुद का इंस्टीट्यूट होगा, सेकेंड प्रायोरिटी मेरा PGDM होगा क्योंकि वो स्किल बेस्ड प्रोग्राम है, एंड थर्ड वुड बी द MBA फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट्स। You don't choose an IIM. This is your first priority on college basis. Yeah. So, I mean, see, there are IIMs has been more glorified in the mind of students. Number one, options are very limited. So when you are saying that I am 22, I know my capabilities as well. So I am very clear that I won't be able to crack the IIMs. Now we are on the right track. So it's all about the capacity and how bright student you are. अगर आप MBA करना चाहते हो, PGDM करना चाहते हो और अपने करियर में एक्सेल करना चाहते हो, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कोई शॉर्टकट नहीं है। ईगर टू अर्ली रिच वाला कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। आपको प्रोसेस को फॉलो करके ही जाना पड़ेगा और एक्सपीरियंस के साथ जाना पड़ेगा।
स्किल पर ज्यादा फोकस करो एज कंपेयर टू अदर थिंग्स। और एक ही लाइफ मिली है, एक ही बार करियर बनेगा, और कभी भी दोस्त के कहने पर, मैंने भी ग्रेजुएशन करी है, दोस्त के कहने पर ग्रेजुएशन मत चूज करना मेरे भाई, क्योंकि अभी मैं उन किसी भी दोस्त से नहीं मिलता जिनके साथ मैंने वो ग्रेजुएशन परसों ही करी थी उस टाइम पर। जैसे थोड़ा सा वक्त गुजरता है तो दोस्त भी बदल जाते हैं, लोग भी बदल जाते हैं, इंडस्ट्री भी चेंज हो जाती है, बट इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंसेस। थैंक्स टू यू सर फॉर coming with very us. one more point, Dhruv, Exactly. very right point you touch based, कि जब हम अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में कोई भी स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं और जो कि मेरा फोर्टे नहीं है, एज यू राइटली मेंशन कि जिन दोस्तों के साथ में रह के कोर्स किया था वो उनके साथ में आज टच में नहीं हो। मैंने भी आज से 91 से 93 बैच में मैंने पढ़ाई करी थी, तकरीबन 32-33 साल हो गए, शायद ज्यादा ही हो गया, 34-35 साल हो गए। उस दौरान के जो दोस्त थे उनमें से जो बैचमेट्स थे उनमें किसी की भी टच में नहीं हूं मैं, एक्सेप्ट वन जिसके साथ में हम रेगुलर टच में है, बट अपार्ट फ्रॉम हिम मैं किसी के साथ में भी टच में नहीं हूँ। तो मैं अगर उनके इन्फ्लुएंस में आके अपना स्पेशलाइजेशन चूज करता और बाद में जाके अपने कैरियर में स्ट्रगल करता, उसका कोई मतलब नहीं है। एग्जैक्टली नहीं, आई हैव डन दिस। मुझे कुछ और करना था, बट मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं, एंड आई हैव अ गुड परसेंटेज इन माय 12th, तो हमने डीयू में एडमिशन ले लिया, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में। जो मुझे बाद में समझ में आया कि मैंने क्यों करा, आई डोंट नो। मैं बहुत कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहता था, कुछ और करना चाहता था, तो मुझे शायद बीबीए और एमबीए करना चाहिए था, बिट्स प्लानी या कहीं और से जहां मैं कर सकता था, बट ठीक है। बट कोई भी क्वालिफिकेशन वेस्ट नहीं जाती, इट ऑलवेज एड्स वैल्यू इन योर पर्सनालिटी, इन योर ओवरऑल डेवलपमेंट। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि अगर उस समय पे अगर बीएससी करा था तो वो उसका उतना एडवांटेज नहीं हुआ, शायद उस समय पे बीएससी करा था डीयू से, तभी आज वी आर सिटिंग टुगेदर एंड टॉकिंग टू ईच अदर। थैंक यू सो मच, इट्स अ ऑनर दैट आई एम सिटिंग विद यू एंड आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बट इट्स अ जनरल डिस्कशन फॉर यू गाइस कि आपको माइंड में क्लैरिटी मिले। मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपका स्टार्ट पॉइंट पता होना चाहिए अपनी लाइफ का, आपको अपनी लाइफ का एंड पॉइंट पता होना चाहिए, और वहां तक पहुंचना कैसे है वो आपको क्लैरिटी होना चाहिए, और पहुंचने के लिए फोकस्ड होना बहुत जरूरी है कि आपको ना इधर जाना है ना उधर जाना है। आपको पता है कि मुझे वहां जाना है और ये मेरा रास्ता है, ये मेरा पाथवे है, तभी आप बहुत जल्दी पहुंच सकते हो। वरना आप ऐसे ऐसे घूम घूम के जाओगे तो 4 जन्म लग जाएंगे आपको टारगेट तक पहुंचने में। और लाइफ में कुछ भी करो, बस सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है, मेंटल सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। और मुझे किसी ने सलाह दी थी कि करियर और बीवी बहुत ध्यान से चुनना दोस्त, क्योंकि दोनों के साथ आपको पूरे जीवन रहना है, आप छोड़ नहीं सकते। तो आप लोगों को भी मैं यही कहूंगा कि कोई भी स्ट्रीम आप चूज कर रहे हो बहुत ध्यान से चुनना, क्योंकि उसके साथ फिर आपको पूरी लाइफ गुजारनी है। अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में जा रहे हो तो आप बी प्रिपेयर फॉर रेगुलर टारगेट्स, एंड अगर आप सर के साथ जाना चाहते हो लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, मुझे लगता है थोड़ा इजी है, मुझे ऐसा लगता है। इट्स अ वेरी कंसिस्टेंट काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन। वहां पर ये फियर नहीं है कि आपकी जॉब चली जाएगी या वो होगा, क्योंकि लॉजिस्टिक्स किसी भी इंडस्ट्री की बैकबोन है, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आप लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट को एलिमिनेट करके किसी भी इंडस्ट्री के बारे में सोच नहीं सकते। सो कितना भी टफ टाइम क्यों ना आ जाए, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट विल ऑलवेज बी देयर। Done. So thank you so much for coming here and giving us time, and thanks to all of you who are watching till now. Seriously, thank you so much. And अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी। इफ यू वांट एनी कंसल्टेशन रिगार्डिंग एमबीए एंड पीजीडीएम कि मुझे सर क्या स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, करियर में एक्सेल कैसे करना, डोंट वरी, आपको कॉल करो, बस टाइम होता है 10 to 7 का, उस टाइम कॉल करना। अगर आप रात को 1 बजे ये वीडियो देख रहे हो और उसी टाइम आप कॉल घुमा रहे हो, मतलब इट्स नॉट अ गुड जॉब कि आप कभी भी किसी को परेशान कर रहे हो। बाकी बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके बात करके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।